का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्रोग्राम मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कल आपने कहा था कि पेटीएम में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और आज पेटीएम 10% नीचे है। और आज के शेयर बाजार में आईपीओ स्टॉक्स को लेकर जो हुआ है और पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, हम आज मनी सेंट्रल में इसका मर्म समझने की कोशिश करेंगे और हमें देखेंगे कि हमारे लिए, निवेशकों के लिए और भारत के रेगुलेटर्स के लिए क्या नतीजे इससे निकल कर आए हैं इस पूरे बाजार से। लेकिन इसके अलावा भी कई बड़ी और ज़रूरी खबरें हैं जिन्हें आपको बताएंगे शुभम। चलिए, तो आईपीओ और स्टार्टअप के अलावा आज मनी सेंट्रल में होगा क्यों पिछड़ रही धान की खरीद। नोटबंदी पर सरकार ने क्या बताया, जो पूछा गया था वो बताया या कुछ और बताकर चली गई सरकार। क्यों टला जेट एयरवेज का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, सरकार को क्यों उठाना पड़ेगा ज्यादा कर्ज। कहां अटक रहा भारत यूके का एफटीए और शेयर बाजार में लिस्टेड स्टार्टअप्स की क्या उल्टी गिनती शुरू। लेकिन शुरुआत धान खरीद से। किसानों से धान की खरीद को लेकर अक्टूबर के दौरान जैसी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, ऐसी अब नहीं मिल रही है। कई राज्यों में धान की खरीद पिछले साल के मुकाबले अब पिछड़ गई है। 15 नवंबर तक देश भर में किसानों से 252 लाख टन धान खरीदा गया, जो पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 2% ज़्यादा है। अक्टूबर अंत तक खरीद ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 12% से ज़्यादा थी। राज्यों से खरीद की बात करें तो कुल 252 टन खरीद में से 169 टन जो धान खरीदा गया वो अकेले पंजाब से खरीदा गया है। इसके अलावा 58 टन से ज़्यादा खरीद हरियाणा से हुई है। बाकी खरीद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और कुछ और राज्यों से हुई है। उधर कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ है उसे हटाया जा सकता है। कम से कम उस पर विचार की बात तो शुरू हो ही गई है। सर, किन राज्यों से धान की जो खरीद है वो पिछड़ रही है। शुभम, अक्टूबर और नवंबर की तस्वीर में धान की खरीद में एक बड़ा फ़र्क आया है और वो फ़र्क हमारे लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि इसका असर हमें आने वाले समय में खाद्य महंगाई पर भी दिखेगा, सरकार के अनाज भंडार पर भी दिखेगा और बाजार में राशन प्रणाली को में दिए जाने वाले जो अनाज की आपूर्ति, इन 3 चीज़ों पर पड़ेगा। इन 3 चीज़ों की रोशनी में अगर हम आंकड़ों को थोड़ा करीब से देखें तो उत्तर प्रदेश में धान की खरीद में उतनी गिरावट नहीं दिखती जिसकी संभावना पहले दिखाई दे रही थी। लेकिन पंजाब में धान की खरीद, जहाँ से सबसे ज़्यादा खरीद आती है, उसमें करीब 3.5% की गिरावट 15 नवंबर तक हमें दिखाई देती है इसकी रिकवरी की वजह से। दूसरी चीज़ है कि जो अन्य राज्य केंद्रीय पूल में धान की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, यहाँ पर भी धान की खरीद को जल्दी शुरू करने की कोशिश की गई और शायद यही हुआ है कि 1 महीने पहले तमिलनाडु में, तेलंगाना में धान की खरीद को शुरू की जा रही है कि पूरा अनाज का भंडार या जितनी अपेक्षा उसे पूरा किया जा सके। पर जो 15 नवंबर तक की तस्वीर है उस हिसाब से अगर खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखें या धान की खरीद के ट्रेंड को देखें, पिछले साल के ट्रेंड को देखें तो अभी की परिस्थिति में 15 से 20% का शॉर्टफॉल खरीद में हो सकता है, दिखाई दे सकता है। अब इसके बाद जो अगला चरण आएगा अगले 1 महीने के दौरान, वहाँ कितनी तेज़ी से इन राज्यों से, जहाँ से बाद में धान की खरीद आती है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से कितना धान आता है, इस आधार पर निर्धारित होगा कि क्या धान की खरीद अपना लक्ष्य पूरा कर सकेगी या नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के फैसले का बचाव किया है। केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को लेकर दिए गए शपथ पत्र में कहा गया है कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक की सिफारिशों के आधार पर लिया था। केंद्र ने कहा कि नोटबंदी के जरिए सरकार का मकसद टैक्स चोरी रोकना, काले धन पर लगाम लगाना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था। शपथ पत्र में केंद्र ने कहा कि नोटबंदी को लागू करने से पहले सरकार ने जरूरी तैयारी पूरी की हुई थी। सर, अदालत जिन चीज़ों का जवाब मांग रही थी उनका जवाब मिला क्या इस शपथ पत्र में? हाँ, ये शपथ पत्र महत्वपूर्ण था। नोटबंदी पर चर्चा को लेकर सरकार का बचाव और दाएं बाएं करना काफ़ी समय से चल रहा था अदालत में, जबकि ये बात 10 नवंबर की है जब चर्चा हुई थी और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दरअसल सरकार को इस बात के लिए पूछना पड़ा था और सख्ती के साथ कहना पड़ा था कि वो इस मामले पर अपना एफिडेविट या शपथ पत्र क्यों नहीं दे पा रही, और तब सरकार ने नोटबंदी के मामले में शपथ पत्र देने के लिए और समय मांगा था। तो वो बहुप्रतीक्षित एफिडेविट या शपथ पत्र, जो कि नोटबंदी भारत के आर्थिक इतिहास की, सामाजिक इतिहास की का एक बड़ा फैसला था, बड़ी घटना थी, उस बारे में सरकार ने आज अपना पक्ष अदालत में रखा है। सवाल ये कि क्या अदालत ने जो पूछा था उसका जवाब मिला। अदालत ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से जो सवाल पूछा गया था सरकार से वो ये था
कि इस फैसले की लीगैलिटी क्या है, इस फैसले की कानूनी बाध्यता क्या है, सरकार ने किन कानूनों के तहत, किस व्यवस्था के तहत नोटों सबसे अधिक चलन वाले बड़े नोटों को बंद किया था। और दूसरी बात, प्रोसीजर के बारे में सवाल पूछा गया था और इन दो चीज़ों पर सरकार को एफिडेविट देना था। अब उस एफिडेविट को हम दो हिस्सों में खोलते हैं। पहले सवाल का पहला जवाब, सरकार ने अदालत से इस एफिडेविट में अपील की है कि कृपया इसकी कानूनी वैधता पर चर्चा न की जाए, इसकी लीगलिटी का मामला ना उठाया जाए। हमें याद होगा शुभम कि सरकार अदालत में जब ये मामला आया था तब ये कहती रही थी कि अब एकेडमिक डिबेट का विषय हो गया, ये पीछे की बात है, सो बीती ताहे बिसार दे, तो इसलिए इस पर बात नहीं की जानी चाहिए। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक शपथ पत्र मांगा था। तो इस शपथ पत्र में सरकार ने कहा है कि इसकी कानूनी वैधता पर सवाल ना उठाए जाए और चर्चा ना की जाए। और यह भी कहा था सरकार ने कि ये अदालत के हक की या अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। पिछली बार अदालत ने यह भी कहा था कि वो लक्ष्मण रेखा नहीं पार करेगी, सरकार के फैसलों पर, वित्तीय फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगी, लेकिन उसे इस मामले में कानूनी वैधता की जानकारी की जरूरत है। अब दूसरी बात ये, सरकार ने इसमें प्रोसीजर डिफाइन किया और वो प्रोसीजर पहली बार पता चला है जिसमें सरकार ने पहली बार अधिकृत रूप से नोटबंदी के इतने सालों के बाद ये कहा कि ये सारा फैसला रिजर्व बैंक की सलाह से किया गया। 2016 फरवरी 2016 से रिजर्व बैंक के साथ कंसल्टेशन चल रहा था। हालांकि उस पूरे दौरान तमाम सवालों के जवाब में न तो रिजर्व बैंक ने न सरकार ने कभी ये कहा, क्योंकि ये तो चौंकाने वाला फैसला था, पर सरकार ने कहा कि इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया थी जिसमें चर्चा हुई थी और चर्चा होने के बाद रिजर्व बैंक की सहमति के साथ इस फैसले को किया गया था। अब इसके साथ सरकार ने इसके जो लक्ष्य थे, जो टारगेट थे, उनके बारे में बताया कि इससे काले धन की व्यवस्था को रोकने की कोशिश की गई थी, इससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ से हम अगले सवाल पर चलें। इससे पहले सरकार के जवाब की रोशनी में अदालत को तय करना होगा कि क्या वो इस फैसले की लीगलिटी पे, इसकी कानूनी वैधता पर विचार करेगी या नहीं करेगी। और इस प्रक्रिया में जो चीजें बताई गई, सरकार ने नोटबंदी के फैसले को लेने की प्रक्रिया में जो चीजें बताई गई, जिसके बारे में सरकार ने कहा कि हमने इसे कॉन्फिडेंशियल रखा था, गोपनीय रखा था, इस पर प्रतिवादी पक्ष किस तरीके के सवाल उठाएगा और अदालत उसे कैसे सुनेगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल। तो सर, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है याचिकाकर्ता जो थे वो किस तरीके की बातें उठा सकते हैं, किस तरीके के मुद्दे उठा सकते हैं? अब सरकार, अगर अदालत इस पर चर्चा के लिए आगे जाती है और जो प्रतिवादी पक्ष उसको सवाल पूछने का मौका देती है, तो इसमें एक दिलचस्प बात आई। सरकार ने नोटों की डिजाइन बदलने की प्रक्रिया के तर्क को नोटबंदी के साथ जोड़ा और एक कहा कि रिजर्व बैंक के साथ पहले समय से बात चल रही थी और 500 और 1000 के नोट की जो नोट थे उनकी डिज़ाइन बदली जानी थी, उनके डिज़ाइन में परिवर्तन पर काफ़ी समय से काम हो रहा था। ये बात पहली बार इसमें निकल कर आई कि पूरी नोटबंदी नोटों की डिज़ाइन बदलने की दृष्टि से की गई थी। अब इस पर सवाल उठाया जाएगा और शायद सरकार से अदालत सवाल पूछ सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें सरकार ने यह भी कहा कि यह पूरा फैसला पूरी तैयारी के साथ हुआ था, लेकिन नोटबंदी का जैसा क्रियान्वयन हुआ, जैसा इंप्लीमेंटेशन हुआ, जिस तरह से उस दौरान लोगों को याद होगा कि सरकार को रोज रोज फैसले बदलने पड़े, एटीएम्स की तैयारी नहीं थी, बाकी चीज़ों की तैयारी नहीं थी, ये भी सारे मुद्दे अब शायद अदालत के बीच चर्चा में आएंगे। अगर अदालत इस एफिडेविट के बाद सरकार से और जवाब मांगती है या इस पर बहस होती है, क्योंकि अब नोटबंदी की बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी बड़े बैंक प्रमुखों से कहा है कि अर्थव्यवस्था के सामने आ रही बड़ी आर्थिक चुनौतियों के ऊपर वे अपनी नज़र बनाए रखें और ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी कदम भी उठाएं ताकि आर्थिक चुनौतियों की वजह से बैंकों की बैलेंस शीट पर पड़ने वाले खराब असर को रोका जा सके और आर्थिक स्थिरता को बिल्कुल बढ़ाया जा सके। बुधवार को आरबीआई गवर्नर ने सभी बड़े सरकारी बैंकों और कुछ निजी बैंकों के मुखियाओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डिपॉजिट ग्रोथ में आ रही कमी और क्रेडिट ग्रोथ में आए उछाल के साथ साथ एसेट क्वालिटी और डिजिटल बैंकिंग के मुद्दे पर भी बात हुई है। सर, किन चुनौतियों के लिए आगाह कर रहे हैं गवर्नर बैंकों को? यह बैठक काफ़ी अनोखी थी कई मामलों में। इस बैठक में आरबीआई इस बात से परेशान और दबाव में था कि भारत में कर्ज की मांग बढ़ने की रफ्तार इतनी ज़्यादा क्यों है जबकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, और इसका स्पष्टीकरण वो बैंकों से चाहता था। बैंकों ने दो महत्वपूर्ण बातें इसमें कही। एक तो बैंकों ने ये कहा कि आपको जो कर्ज में बढ़ोतरी की मांग हमें दिखाई दे रही है वो कॉर्पोरेट्स के पास जो क्रेडिट लिमिट्स थी उन्होंने उसको यूटिलाइज किया है, इसलिए कर्ज की मांग बढ़ी। और बाकी और भी कई सारे उद्योग हैं जिनके पास छोटी मोटी क्रेडिट लिमिट्स थी जिसको उन्होंने यूटिलाइज किया है। दूसरी चीज़, रिजर्व बैंक को राहत देते हुए बैंकों ने कहा कि जो क्रेडिट की ग्रोथ रेट है मांग की, वो इस वित्त वर्ष के अंत तक घट जाएगी, जो कि 18% है, वो घटकर 14-15% के आसपास रह जाएगी। आरबीआई की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं
जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिसमें आरबीआई का कहना यह था कि अर्थव्यवस्था में मांग की कमी है, कई तरह तरह के दबाव हैं, बैंकों को कर्ज देने में सतर्कता बरतनी चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शायद आरबीआई का इशारा इस तरफ था कि इस समय दिए गए कर्ज जो कि बहुत महंगे हैं, आने वाले समय में एनपीए बन सकते हैं और बैंकिंग के सिस्टम के ऊपर और बैंकों पर नया स्ट्रेस लेकर आ सकते हैं। तो इस रिव्यू के साथ रिजर्व बैंक ने एक तरह से ब्याज दरें बढ़ाने के बाद दूसरी तरफ से कर्ज की मांग भी कितनी वास्तविक है और सही है और इससे बैंकों की सेहत पर असर न पड़े, इसे भी फोकस करने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ और एजेंडे थे, सूचना तकनीक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बैंकों में इस्तेमाल को लेकर और ई बैंकिंग यूनिट्स को लेकर। मुख्यतः रिजर्व बैंक की इस बैठक में जो अपडेट मिला है आरबीआई को, हमें उसकी कुछ झलक या उसका कुछ निष्कर्ष आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में दिखाई देगा। सरकार ने इस साल खर्च चलाने के लिए जितना कर्ज उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, उसके मुकाबले अधिक कर्ज उठाना पड़ सकता है। अंग्रेजी समाचार पत्र मिंट ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। खबर में बताया गया है कि खर्च को चलाने के लिए सरकार को इस साल या तो लघु बचत योजनाओं से पैसा उठाना पड़ेगा या फिर खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस साल वित्तीय घाटा 6.4% का जो लक्ष्य रखा है उसके करीब रहने का ही अनुमान है। सर, एक तरफ खबर आ रही है जीएसटी की अच्छी टैक्स उगाही, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अच्छी ग्रोथ। अगर टैक्स कलेक्शन में अच्छी ग्रोथ है उसके बाद भी ये कर्ज ज़्यादा लेने की बात समझ नहीं आ रही। अगली 2 तिमाहियों में, इस तिमाही में और साल की आखिरी तिमाही में 2 बड़े नए खर्च बढ़ने वाले हैं जिनका संकेत इस बार मिल रहा है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी का है। सरकार ने फिलहाल अभी सस्ते अनाज की स्कीम को जारी रखा है और फर्टिलाइजर सब्सिडी पर हम बराबर चर्चा कर रहे हैं कि उर्वरक की लागत बढ़ने के कारण उसका सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है। एक तीसरी नई एंट्री सरकार के सब्सिडी खर्च में पेट्रोलियम सब्सिडी के तौर पर भी हो सकती है। तेल कंपनियों को दोबारा फिर उन्हें उस सब्सिडी देनी पड़ सकती है। ये 3 ऐसे हिस्से हैं जो इस पूरी गणित को सरकार की राजकोषीय गणित को थोड़ा हिला सकते हैं। हालांकि इस बात का संकेत अभी से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया था कि वे इस साल अपने कर्ज को सीमित जो लक्ष्य तय किया गया उसके भीतर रखेगी। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कर्ज पर जो ब्याज दर बढ़ रही है वो सरकार के लिए भी बढ़ रही है और सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ेगा। लेकिन अब इस परिस्थिति में जबकि सब्सिडी का बर्डन तेजी से बढ़ रहा है, टैक्स की अच्छी ग्रोथ के बाद भी शायद बजट का संतुलन थोड़ा पटरी से उतर सकता है और बेहात हो सकता है। सरकार सीधे बाजार से कर्ज लेगी या लघु बचत स्कीमों से कर्ज लेगी, कर्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जेट एयरवेज की एसेट मोनेटाइजेशन योजना को एक बार फिर टाल दिया गया। क्यों टाल दिया गया, अंशुमान जी से पूछें। उससे पहले बिकने क्या जा रहा था ये मैं आपको बता दूं। रेजोल्यूशन प्लान के फ्रेमवर्क को लेकर जालान कॉलरॉक कंसोर्शियम और लेंडर्स के बीच गतिरोध के कारण फैसला लिया गया। इन एसेट्स में 11 विमान, जिसमें 5 बोइंग 777, 3 बोइंग 737 और 3 एयरबस A330 और विमान इंजन के कुछ कलपुर्जे शामिल हैं। जेट एयरवेज की निगरानी समिति ने प्लान को लगभग 90 दिनों के लिए टाला है। सर, क्यों टल गया ये? जेट एयरवेज फिर फंस गया है। इतने समय से जेट एयरवेज के बेल आउट की और कंसोर्टियम की तरफ से पैसा लगाने की बात चल रही थी। लेंडर्स ने सूचित किया है, जो बैंक्रप्सी अथॉरिटी है, कि जो कंसोर्टियम है, जो जेके कंसोर्टियम कहा जा रहा है, जिसने कि इस पर बिड किया है, वो कर्मचारियों के पीएफ और ग्रेच्युटी के बकाये के लिए 250 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने को तैयार नहीं है। यानी कर्मचारियों का जो बकाया जेट एयरवेज कंपनी पर था जब डूब चुकी है, उसके पैसे वापस करने के लिए नया कंसोर्टियम उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और इसलिए लेंडर्स ने और ऑपरेशन क्रेडिटर्स ने अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को सूचित किया है कि इसलिए ये रेजोल्यूशन प्लान फिर से वापस फंस गया है। अब इसके बाद या तो दोनों पार्टीज एक बार नए सिरे से इस पर चर्चा करेंगी और नहीं तो फिर एक बार ये प्रक्रिया नए पार्टनर को ढूंढने की या नए कंसोर्टियम पार्टनर को लाने की तरफ बढ़ जाएगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई 3 हफ्ते में मोबाइल फ़ोन कॉलर आईडी सिस्टम जारी कर देगा। इस सिस्टम के बाद मोबाइल पर ट्रू कॉलर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्राई की कॉलर आईडी में ग्राहक की केवाईसी डिटेल का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अब आपको ट्राई एक ऐसी सुविधा देगा जिससे आपको ये पता चलेगा अगर कोई अननोन नंबर है तो ये नंबर किसका था। सर, क्या वजह है इसे लाने की और ये कैसे काम करेगा सिस्टम? ये ज़रूरत पहले से थी टीआरआई को या भारत के रेगुलेटर्स को कॉलर आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि उससे स्पैमिंग हो रही है, पूरे देश में जगह जगह साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए काम पहले से करना चाहिए था और ये काम एक प्राइवेट कंपनी ट्रू कॉलर कर रही थी। अब टीआरआई ने इसके बाद सरकार की सिफारिश पर भी और बाकी लोगों की मांग पर भी एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा है। टीआरआई की तरफ से बात कही गई है कि अगले 3-4 हफ्ते में शुरू हो जाएगी, पर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये पता नहीं है। शायद टीआरआई कोई ऐप जारी करेगी, वो ऐप होगा या
नेटवर्क के साथ साथ इस पूरे सिस्टम को बिल्ड किया जाएगा। लेकिन जो सिस्टम दिख रहा है, जो पता चल रहा है, उस हिसाब से जो फ़ोन धारक का KYC है, उस डेटाबेस का इस्तेमाल उसकी पहचान बताने में किया जाएगा। यानी आपके फ़ोन के ऊपर अगर किसी की कॉल आती है और वो कॉल किसी के KYC पर है, जिसका नाम उस पर दर्ज है, तो वो कॉल कॉलर ID के तौर पर इसमें दिखाई देगी। ट्रू कॉलर से ये सिस्टम कितना फ़र्क होगा ये भी कहना मुश्किल है, पर ट्रू कॉलर जैसी एजेंसियाँ और भी फैसिलिटीज़ देती हैं, स्पैम मार्क करने की फैसिलिटी देती हैं, बहुत सारे और सुविधाएँ देती हैं। ये सिस्टम कितना रोबस्ट होकर आएगा और ट्रू कॉलर की तुलना में कितना बेहतर होगा या उससे थोड़ा कमतर होगा, ये इसका प्रयोग करने पर पता चलेगा। लेकिन कॉलर आइडेंटिफिकेशन के में रेगुलेटर का सीधे आना एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे कम से कम बहुत सारे लोगों को इस बात की राहत मिलेगी कि जो स्पैम कॉल्स आती हैं जिनकी वो पहचान नहीं कर पाते हैं। ट्रू कॉलर ने इस संदर्भ में काफ़ी सारी सुविधाएं दे रखी थी, लेकिन उसके साथ ट्रू कॉलर चूंकि एक ऐप है तो वो आपके डेटा और आपकी सूचनाओं की जानकारी भी उसके साथ हासिल करता है। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत के साथ उनका देश मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, लेकिन समझौते के लिए कई मुद्दों का हल निकालना जरूरी है। भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता दिवाली तक पूरा होना था, लेकिन यूके में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से डेडलाइन टल गई। वाणिज्य मंत्रालय ने अब दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए नई डेडलाइन दी है, जो मार्च 2023 है। सर, FTA में विवाद कहां दिखाई दे रहा है जिसकी ओर ऋषि सुनक इशारा कर रहे हैं? ऋषि सुनक ने दो चीज़ों की तरफ इशारा किया और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से G20 में के बाली समिट में हुई थी और वहाँ से हमें कुछ संकेत मिलने वाले थे कि हम यूके और भारत के साथ का जो लंबित मुक्त व्यापार समझौता वो किस दिशा में जाएगा। पहले तो हमें बता दें कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ने उसके लिए नई डेडलाइन अगले साल मार्च के लिए तय की है। मार्च 2023 की डेडलाइन है। शायद तब तक इस समझौते पर सहमति होगी। दो बड़े मुद्दे हैं जो सामने उभर कर आ रहे हैं, एक मुद्दा तो हमारी जानकारी में है कि भारतीय पेशेवरों को काम करने के लिए, यूके में आने के लिए और यूके में सेवाएं देने के लिए जो छूट भारत चाह रहा है, उसे लेकर ऋषि सुनक की सरकार राजनीतिक रूप से भी, वो पार्टी राजनीतिक रूप से इस बात के पक्ष में नहीं है कि प्रवासियों को, इमिग्रेंट्स को आने दिया जाए, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल पोजीशनिंग टोरी पार्टी की इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट थी। और इसीलिए आपको याद होगा कि इस समझौते पर ऋषि सुनक से पहले की सरकार जो थी उसके गृह मंत्री ने, होम अफेयर्स मिनिस्टर ने सवाल भी उठाए थे। तो पहला तो ये मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा है। इसके लिए ऋषि सुनक को अपनी पार्टी की राजनीतिक धारणा से समझौता करना पड़ेगा, तब इस समझौते में ज़्यादा भारतीयों को नौकरी और आने की सुविधा दे सकेंगे। दूसरा एक और जटिल मुद्दा है जो निकल कर आया है चर्चा में, इसका ड्राफ्ट लीक हुआ है कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स के ऊपर, जिस चर्चा में वो दवाओं के पेटेंट को लेकर है। यूके इस बात पर दबाव बना रहा है कि भारत इस समझौते में इस बात पर सहमत हो कि जो कंपनियां यूके की या यूरोप की कंपनियां भारत में अपनी दवाएं बेच रही हैं, उन्हें पेटेंट्स की सीमा बढ़ाने की सुविधा दी जाए। अगर वो दवाओं में कुछ थोड़े बदलाव कर रहे हैं तो उनके पेटेंट जारी रहें। दवाओं और फार्मास्यूटिकल और पेटेंट की दुनिया में इस व्यवस्था को एवरग्रीनिंग कहा जाता है, यानी ये पेटेंट लंबे समय तक चलते रहते हैं। एक दवा आई और उसका पहला पेटेंट था, उसके बाद उसने दवा में कुछ नई चीज़ जोड़ी और उस पेटेंट को आगे बढ़ा लिया। भारत इसका सख्त विरोध करता रहा है कि पेटेंट्स की एवरग्रीनिंग नहीं होनी चाहिए। पेटेंट की एक अवधि है और वो समाप्त हो जाए, उसके बाद दवा पेटेंट से बाहर आ जानी चाहिए, जिससे कि वो सस्ती हो जाए और बड़ी आबादी को वो उपलब्ध हो सके। यूके को इस बात के लिए मनाना, सहमत करना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत मजबूत हैं यूरोप की और वो पेटेंट के को लेकर काफ़ी तगड़ा दबाव बनाकर रखती हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर जो अब खुला है। और इसके अलावा सूचना तकनीक को लेकर भी खींचतान है, क्योंकि तमाम डेटा प्रोटेक्शन के रूल भारत के और यूके के एक दूसरे से मिलते नहीं और सूचनाओं के हस्तांतरण पर भी अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिनटेक कंपनी पेटीएम के शेयर में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली। शेयर का भाव करीब 10% टूटकर 541 रुपए के निचले स्तर तक आ गया। पेटीएम के दिग्गज निवेशक सॉफ्टबैंक ने कंपनी से अपना 4.5% निवेश बेचने का फैसला किया। कल मनी सेंट्रल में हमने आपको ये बताया था कि पेटीएम समेत तमाम ऐसे स्टार्टअप जिनका प्री IPO पीरियड खत्म हो रहा है, 1 साल से ज़्यादा उन्हें लिस्ट हुए हो रहा है, उन सब में ऐसा दिख सकता है। और देखिए 24 घंटे नहीं बीते, खबर आने लगी। कंपनी के शेयर में गिरावट की यही वजह रही क्योंकि दिग्गज निवेशक निकले,
पेटीएम का शेयर बाजार को लिस्ट हुए शुक्रवार को 1 साल पूरा हो रहा है और 1 साल पूरा होने पर प्री आईपीओ निवेशकों का लॉकडाउन पीरियड भी खत्म हो रहा है। ऐसे में प्री आईपीओ निवेशकों की तरफ से भी बिकवाली बढ़ने की आशंका है और ये हाल केवल पेटीएम का नहीं है। आप नायका को लीजिए, पीवी फिनटेक को लीजिए, आपको याद होगा बीते साल यही समय था नवंबर दिसंबर जब बहुत सारे स्टार्टअप एक के बाद एक लिस्ट हो रहे थे, अब उनका हाल बेहाल है। सर, शुरुआत पेटीएम से ही करेंगे कि पेटीएम में बाकी निवेशक आप क्या करेंगे? सॉफ्टबैंक की तरफ से भी पहली खबर आई है, क्या बाकी निवेशक भी इसी राह पर चलेंगे? 3 बड़े फंड हैं जिनके बारे में कल हमने चर्चा की थी और आज हमने उसमें से एक बड़े फंड को कल शाम को ही अपनी तरफ से संकेत देते दिखा और शायद पेटीएम में सॉफ्टबैंक ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इसमें 2 बड़े निवेशक, इसमें अलीबाबा और एंट ग्रुप भी मौजूद है और बर्कशायर हैथवे भी है। इस ताजी गिरावट के बाद हालांकि हो सकता है वो निवेशक थोड़ा इंतजार करें क्योंकि और ज़्यादा वैल्यू गिर चुकी है, लेकिन जिन बड़े निवेशकों ने पेटीएम में निवेश किया था वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इस बात का संकेत हमें मिलने लगा है। और इसके साथ भारत के स्टॉक मार्केट में स्टार्टअप आईपीओस का एक मेल्टडाउन शुरू होता दिखाई दे रहा है। जैसा शुभम ने कहा कि 1 साल पहले तक यही भारत में भविष्य के सबसे बड़े स्टार्टअप, सबसे बड़े आईपीओ बताए जा रहे थे। ऐसा नहीं कि भारतीय स्टॉक मार्केट की कोई बहुत बुरी दशा हुई है पिछले 1 साल में। अगर पिछले 1 साल की तुलना में आप साल भर में देखें तो भारतीय स्टॉक मार्केट तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद बेहतर स्थिति में है और अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई को कई बार छू चुका है। लेकिन इन स्टार्टअप की और भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए इन शेयरों की स्थिति बुरी तरह टूटी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो पेटीएम करीब 70% अपने टॉप प्राइस से नीचे है, जोमेटो करीब 59% नीचे है, पॉलिसी बाजार 74% अपने टॉप प्राइस से नीचे है, कार्ट्रेड 66% अपने टॉप प्राइस से नीचे है। और इसके साथ पूरा का पूरा आईटी स्पेस और इसके साथ पूरे के पूरे आईटी स्टार्टअप स्पेस में एक अजीब किस्म का पुनर्विचार और असमंजस शुरू हो गया है। और ये लहरें या ये जो भूचाल हमें दिख रहा है इन आईपीओस की बिकवाली में और इनके निवेशकों का, इनके बड़े निवेशकों का इनसे निकलने का, इसका असर में पूरे आईपीओ बाजार पर भी दिख रहा है। सर, क्या लगता है आपको कि शेयर बाजार में जो लिस्टेड स्टार्टअप थे उनका मेल्टडाउन शुरू हो गया है? हाँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें शुभम तो जो बड़े स्टॉक्स है, मैं आज आंकड़ा चेक कर रहा था, 3.5 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ जो अभी हाल फिलहाल में आईपीओ आए जिसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे, उन्होंने अपनी उसमें लोगों की वेल्थ डूब गई है। अब पेटीएम 2150 रुपए का था, आज गिरकर 500 रुपए के आसपास है। अगर आप इमेजिन करें 541 रुपए के आसपास है। जोमेटो अपने हमने बताया 60% के आसपास टूटा हुआ है। अगर आप केवल ध्यान देके देखें तो हम आंकड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे कि जोमेटो में करीब 800 अरब रुपए के वेल्थ का डिस्ट्रक्शन हुआ है। इतना ही डिस्ट्रक्शन पेटीएम में हुआ है। इसमें एलआईसी भी बेचारा इसी तूफान में फंसा है। भारत का सबसे बड़ी कंपनी जो इसी बीच में आई थी और माना जा रहा था कि बाजार की लीडर कंपनी है, उसमें भी करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास की पूंजी निवेशकों की स्वाहा हो गई है। यही स्थिति पॉलिसी बाजार या बाकी कंपनियों की है। तो ये स्टॉक्स जो दरअसल भविष्य की पूंजी के लिए बनाए गए थे, जिन पर भविष्य में पूंजी बननी थी, इनमें ह्यूज वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ। इनकी तुलना में अगर आप बाकी कंपनियों को देखें तो ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन काफ़ी बड़ा है। और इसके बाद पूरे के पूरे स्टार्टअप आईपीओ स्पेस को लेकर एक बड़ा पुनर्विचार शायद चारों तरफ शुरू हो गया है। सर, आखिरी सवाल मेरा, नसीहत क्या मिलती है नियामकों को, बाजार के निवेशकों को, चाहे स्टार्टअप्स में काम करने वाले, क्या नसीहतें देखी गई ये पूरा घटनाक्रम? 3 लोगों को 3 अलग अलग नसीहतें हैं। हम सबसे पहले स्टार्टअप में काम करने वाले या रोजगारों पर काम करने वालों से शुरू करते हैं। हमने उन सारे स्टार्टअप्स में जिन स्टार्टअप्स को भारत में काफ़ी बड़ा माना गया था, यूनिकॉर्न माना गया था, उनमें छटनी देखी। और ये अजीब सा विरोधाभास है, असंगति है कि जिस साल हम सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं, जिस साल हम बात करते हैं कि दुनिया में बनने वाले सारे यूनिकॉर्न्स, जो भी यूनिकॉर्न्स महीने में बनते हैं उसमें से 1-2 भारत में बनते हैं, उस दौरान भारत के जो यूनिकॉर्न शेयर बाजार में गए उनकी हालत हमारे सामने ये है कि वो 3.5 लाख करोड़ रुपए ले डूबे हैं आम निवेशकों के। और भारत में करीब 15 से 16 हज़ार जो आंकड़े लगा रहे हैं वो स्टार्टअप से उतनी नौकरियां निकाली गई हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इनके पोटेंशियल बिजनेस मॉडल में और इनकी मौजूदा रियलाइजेशन के बीच बड़ा अंतर दिखाता है। इंटरनेट इकोनॉमी का पोटेंशियल जिस तरह से बेचा जाता है और इंटरनेट इकोनॉमी में जितना वैल्यू रियलाइजेशन होता है उसमें बड़ा फर्क है। और उस फर्क को समझने में निवेशक, उस फर्क को समझने में रेगुलेटर और उस फर्क को समझने में शायद एनालिस्ट या तो ध्यान नहीं दिया। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि ये स्टार्टअप रोजगारों में पर भी भारी पड़े और निवेशकों की बचत पर भी भारी पड़े। ये पहली चीज। दूसरी चीज है कि इसमें सबसे बड़ा सवाल भारत के रेगुलेटर्स के लिए है। आप ध्यान से देखें शुभम तो ये सारे स्टार्टअप जब लाए गए थे
उस दौरान इनके वैल्यूएशन पर सवाल नहीं उठाए गए थे। हम लोगों ने मनी 9 में उस दौरान चर्चा भी की थी और इस पर प्रश्न भी उठाए थे कि ये क्या इनके वैल्यूएशन इतने जस्टिफाइड है। उसके बाद सारे लोगों ने जब ये गिरना शुरू हुए तो रेगुलेटर्स को समझ में आया कि वैल्यूएशन सही नहीं है, इनके वैल्यूएशन 2150 रुपये का स्टार्टअप नहीं था। स्टॉक मार्केट सही प्राइस डिस्कवरी के लिए बनाया जाता है। स्टॉक मार्केट इसलिए नहीं बनाया जाता कि कोई भी वैल्यूएशन लगाकर स्टॉक को सामने रख दिया जाए, और वही हुआ। उसके बाद सेबी को रियलाइज हुआ, फिर सेबी ने फिर उसके बाद की कहानी आपको पता है। सेबी ने अब नियम बदल रहा है, स्टार्टअप के वैल्यूएशंस के तौर तरीके बदल रहा है, बाकी चीज़ें बदल रहा है और इसका असर बाकी जगह पर पड़ा है। और तीसरा जो दिलचस्प आंकड़ा मुझे दिखाई देता है वो दिखता है पूरे ओवरऑल आईपीओ के ऊपर। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसे गंभीरता से समझना चाहिए कि भारत में ज़्यादातर आईपीओज अपने लिस्टिंग गेन के बाद उन गेन्स को बरकरार नहीं रख पाते हैं। चाहे हम उसमें केवल स्टार्टअप शेयरों की बात ही नहीं कर रहे हैं, सारे आईपीओस की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर आईपीओस जो लिस्ट होते हैं और लिस्ट बहुत ऊंचाई पर होते हैं और उसके बाद फिर उनकी कीमतों में गिरावट आती है। मैं एक सूचकांक देख रहा था जिसको कि आईपीओ इंडेक्स कहते हैं। 17 साल पहले ही ये सूचकांक जारी किया गया था मई 2004 में, और इसे अगर आप देखें कि अभी तक का जो ये इंडेक्स बता रहा है 2004 से लेकर नवंबर 2022 के बीच में, अगर आपने बीएसई के साथ इसकी तुलना है कि अगर आपने 100 रुपये आईपीओ में लगाए हैं तो बीएसई आईपीओ इंडेक्स में आपके 897 रुपये होंगे, लेकिन अगर 100 रुपये आपने बीएसई सेंसेक्स में लगाए हैं तो आपके 1108 रुपये होंगे। ये फर्क बताता है। बाजार तो ठीक है, बाजार ठीक है, पर इनके वैल्यूएशन के मुद्दे गंभीर थे। यानी ये कंपनियां जब लिस्ट हो रही थी तब इनके साथ इनके प्राइसेस अप किए गए, फिर बाजार में जब वास्तविक प्राइस डिस्कवरी शुरू हुई तो ये बाजार से नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। ये नसीहत हमारे आपके लिए, निवेशकों के लिए है, क्योंकि आईपीओ के प्राइसिंग और वैल्यूएशन सही हैं या नहीं है इस पर रेगुलेटर भी अपनी तरफ से काम कर रहा है। इनकी लिस्टिंग के समय इनकी कीमतें चढ़ाकर ऊपर ले जाना और बाद में टूटना अपने आप में एक तौर तरीका भी है बाजार का। ये नसीहत है आज हमारे सामने पेटीएम को, जोमेटो को, नायका को और बाकी बहुत सारे उन स्टॉक्स को लेकर जो इस समय बाजार में बुरी तरह पिटाई खा रहे हैं। ये था हमारा आज का मनी सेंटर। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलते चलते कल की तरह आपको छोड़ जा रहे हैं आज एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्पेशल रिपोर्ट आज है स्टील सेक्टर पर। क्या कुछ हो रहा है यहाँ, क्या हुआ सरकार के ड्यूटी लगाने के बाद, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कैसी हैं, भारत के बाजार में क्या भाव है, सब कुछ पता चलेगा आपको इस मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में। कुछ महीने पहले तक सरकार के लिए डॉलर बचाने वाला बड़ा जरिया रहा स्टील अब उसी डॉलर को खर्च करने का कारण बन गया है, क्योंकि वैश्विक सुस्ती और सरकार की पाबंदियों की वजह से देश से स्टील निर्यात में गिरावट आई है और घरेलू मांग बढ़ने की वजह से स्टील के मामले में भारत अब नेट इंपोर्टर बन चुका है। बीते अक्टूबर के दौरान देश से स्टील निर्यात के मुकाबले आयात लगभग 65% ज्यादा दर्ज किया गया। स्टील मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर में देश से 5.93 लाख टन स्टील का आयात हुआ, जो 2 वर्षों में सबसे ज्यादा मासिक आयात है। निर्यात की बात करें तो अक्टूबर में 3.6 लाख टन स्टील एक्सपोर्ट हुआ है। घरेलू स्तर पर महंगाई को काबू करने के लिए इसी साल मई में सरकार ने स्टील निर्यात को लेकर कुछ पाबंदियां लगाई थीं। आयरन ओर और कुछ स्टील उत्पादों के निर्यात पर टैक्स लागू किया था। सरकार के इस प्रयास से घरेलू स्तर पर स्टील की कीमतों में तो कमी आ गई, लेकिन स्टील के निर्यात पर चोट पहुंची। ऊपर से आर्थिक सुस्ती की वजह से ग्लोबल मार्केट में भी स्टील की मांग घट गई और इसकी वजह से भी भारत से स्टील निर्यात घटा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि भारतीय बाजार में स्टील महंगा मिल रहा है और ग्लोबल मार्केट में कीमतें टूटी हैं। इसी वजह से देश में स्टील इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। फिलहाल घरेलू मार्केट में बेंचमार्क हॉट रोल्ड कॉइल स्टील का भाव प्रति टन 55,000 से 57,000 रुपए के करीब है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटकर 50,000 रुपए तक आ गई हैं। घरेलू कीमतें ज्यादा होने और निर्यात में आई गिरावट की वजह से देश में स्टील उत्पादन करने वाली कंपनियों के मुनाफे पर चोट पहुंची है। रिपोर्ट्स की माने तो हाल के दिनों में देश की स्टील कंपनियों की कमाई में 75 से 90% की गिरावट आई है और कमाई में आई इस कमी के बाद मांग उठ रही है कि स्टील के निर्यात पर लगी पाबंदियों को हटाया जाना चाहिए। हालांकि निर्यात पर लगी पाबंदियों को हटाए जाने का लाभ भी तभी होगा जब विदेशी बाजार से भारतीय स्टील के लिए मांग निकलेगी। मनी 9 के लिए सुभाष सुमन। ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल